नमस्कार दर्शकों, रविंद्र सोनी हेल्थ एंड वेलनेस में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस चैनल पर आपको स्वास्थ्य से जुड़ी हुई तमाम जानकारियाँ मिलती हैं, समाचार मिलते हैं, हमारे विशेष चिकित्सकों के इंटरव्यू मिलते हैं, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई विभिन्न समस्याओं के बारे में हम चर्चा करते हैं और जो भी स्वास्थ्य जगत में नई गतिविधियाँ हो रही होती हैं उससे हम आपको अवगत कराते हैं। आज हम भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आए हुए हैं और आज हम मुलाकात कर रहे हैं डॉक्टर ज्योत्सना जैन से, जो कि यहाँ की चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक की प्रमुख हैं और इनके इस क्लिनिक में छोटे से बच्चों से लेकर के टीनेज तक के बच्चों तक काफ़ी सारी स्वास्थ्य की जो समस्याएं होती, खासतौर से जो मानसिक स्वास्थ्य है, उनके व्यवहार से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, उनके जो भावनात्मक इश्यूज़ हैं, उनको लेकर के वे गाइडेंस देती हैं। और ये क्लिनिक को वैसे तो काफ़ी समय से संचालित किया जा रहा था, लेकिन पिछले 1-1.5 महीने पूर्व ही BMHRC ने खास तरह से इसको डिज़ाइन भी किया है ताकि वो क्लिनिक चाइल्ड फ्रेंडली बन सके, वहाँ आकर के बच्चे डरें ना, बल्कि इलाज के लिए खुद हेल्प करने में आगे आएँ और इसमें तमाम सुविधाएं जुटाई गई हैं। तो डॉक्टर ज्योत्सना से आज हम जानेंगे कि बच्चों से जुड़े हुए जो मानसिक, व्यवहारात्मक और भावनात्मक जो इश्यूज़ होते हैं वो क्या हैं और किस तरह से वे बच्चों की मदद कर रही हैं। नमस्कार डॉक्टर ज्योत्सना, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप किस तरह से देखती हैं जो बच्चों की शुरुआत से ही जो समस्याएं शुरू होती हैं, भावनात्मक हों, चाहे वो मेंटल इश्यूज़ हों या उनके बिहेवियरल इश्यूज़ हों? जी, पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने मुझे ये अवसर दिया कि ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम ये चर्चा कर सकें और आपके दर्शकों तक ये मैसेज कन्वे कर सकें। तो ये जो चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक है, इसमें हम मुख्यतः 3 तरह के रोगों को एड्रेस करते हैं। जी। पहला जो है वो छोटे बच्चों में पाए जाने वाले न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें कि दिमाग का विकास से जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं और इनके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे बुद्धि शक्ति की कमी होना या फिर ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, स्पीच और लैंग्वेज से जुड़े हुए डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स एक्सेट्रा। तो ये जो मानसिक विकास में जब कमी होती है तो कई बार बच्चों के जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते हैं वो सही समय पर अटेन नहीं हो पाते हैं जी। और पेरेंट्स उस समस्या के साथ में अपने बच्चों को लेके आते हैं। हम उसका आकलन करते हैं और उनसे जुड़े हुए जो भी व्यवहारिक इश्यूज़ होते हैं उसको एड्रेस करते हैं और स्पेसिफ़िक तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। और मैं ये बता दूं कि मैं अकेले यह काम नहीं करती हूँ। मेरा रोल अधिकतर डिसीज़ को डायग्नोस करना और फिर एडिक्वेट रेफरल्स करने तक ही लिमिटेड रहता है। मेरी टीम जिसमें कि रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं और भविष्य में हमारे साथ एक स्पीच थेरेपिस्ट भी जुड़ेंगे जी। और ये जो टीम मेंबर्स हैं ये अपने अपने रोल निभाते हैं, चाहे वो बिहेवियरल थेरेपी देना हो या उनके साथ में सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी का काम करना हो या उनके स्पीच और लैंग्वेज स्किल्स पे काम करना हो, प्री एकेडमिक स्किल्स पे काम करना हो। तो इस तरह से हम न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स को एड्रेस करते हैं। तो आपने जैसे 3 पार्ट बताए हैं। पहले पार्ट में आपने बताया कि जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनके इस तरह के इश्यूज़ हैं, तो बाकी के 2 और कौन कौन से पार्ट होते हैं इसके? जी, तो जो दूसरे प्रमुख इश्यूज़ हैं वो अधिकतर किशोर अवस्था में शुरू होते हैं बच्चों के साथ में, वो है इमोशनल और बिहेवियरल डिसऑर्डर्स। जैसा कि हम बड़ों में देखते हैं डिप्रेशन और एंजाइटी के केस, वैसे ही बच्चों में भी होता है, बस उसका एक्सप्रेस करने का तरीका अलग हो सकता है। जैसे कुछ यंगर बच्चे 9-10 इयर्स के बच्चे हैं, कई बार उनमें म्यूटिज़म के केस मिलते हैं, वो बिल्कुल चुप हो जाते हैं या स्कूल एब्सेंटिज्म होता है या स्कूल रिफ्यूज़ल हो जाता है या फिर ज़्यादा हाइपर भी हो जाते होंगे। जी, या फिर उनका टेम्पर टैंट्रम्स जो हम बचपन में देखते हैं वो ही आक्रामक रूप या एग्रेसिव रूप ले लेता है। तो ये इमोशनल इश्यूज़ बच्चों में भी होते हैं और इसी तरह से बिहेवियरल काउंटर पार्ट्स भी रहते हैं, जैसे अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर। बेसिकली स्कूल, घर में जो आपके जीवन शैली जीने के जो एक नियम होते हैं उसको आप पालन ना करके वो अपने तरह से जीना चाहते हैं और इसके बीच में नॉर्मल और डिसऑर्डर की लाइन खींच पाना मुश्किल होता है, हाँ। क्योंकि किशोर का स्वभाव ही रिबेलियस होता है जी। तो ये चैलेंजिंग पार्ट रहता है डायग्नोसिस का, बट अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर, कंडक्ट डिसऑर्डर
और यदि ये सही समय पर नहीं एड्रेस किया जाता है तो कई बार यही किशोर आगे चल के एंटी सोशल पर्सनालिटी का रूप भी ले लेते हैं। जी। तो जैसा हमने डिस्कस किया कि इमोशनल डिसऑर्डर्स छोटे बच्चों में अलग तरह से प्रेजेंट कर सकता है, वैसे ही किशोरों में वो डिप्रेशन और एंजाइटी के रूप में प्रेजेंट करता है। और जो तीसरा पार्ट है वो है बिहेवियरल डिसऑर्डर्स का। तो बिहेवियरल डिसऑर्डर्स किशोर अवस्था में देखने को मिल सकता है, जैसे कि अपोजिशनल डिफाइंट डिसऑर्डर, कंडक्ट डिसऑर्डर, या फिर अगर इसको हम सही समय पे नहीं अप्रोच कर पाते तो यही एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर में भी तब्दील होने का रिस्क होता है। और आजकल कोविड महामारी के बाद में इंटरनेट यूज़ डिसऑर्डर भी काफ़ी बढ़त पर है, गेमिंग डिसऑर्डर, रिलेशनशिप रिलेटेड इश्यूज़, बुलिंग, बच्चों में बॉडी इमेज से रिलेटेड काफ़ी प्रेशर रहता है, पीयर प्रेशर रहता है। तो इस तरह के डिफ़िकल्ट कॉन्टेक्स्ट से भी तो इसमें क्या बॉडी शेमिंग वगैरह भी शामिल है? हाँ जी, तो बच्चों में एक प्रेशर होता है, एक बॉडी इमेज, आइडियल बॉडी इमेज के तक लिव अप करने का। तो कई बार उन बच्चों में ईटिंग डिसऑर्डर्स मिलते हैं, जैसे एनोरेक्सिया नर्वोसा, जहाँ बच्चे या तो एकदम से खाना ही बंद कर देते हैं या फिर वो रेगुलर रूटीन घर वालों के सामने तो फॉलो करते हैं परंतु पीछे से जा कर के वोमिटिंग करते हैं, पर्जिंग करते हैं और किसी तरह से या एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं और उस बॉडी इमेज को लिव अप करते हैं, अपना वेट को स्ट्रिक्टली मॉनिटर करते हैं और इवेंचुअली ओवर द लॉन्ग रन ये सब जो है इमोशनल और बिहेवियरल डिसऑर्डर्स इनमें और ज़्यादा देखने को मिलता है और कई शारीरिक रोग भी इसके कारण उत्पन्न होते हैं। जी, तो आप इतने लंबे समय से इस फील्ड में हैं, काम कर रही हैं बच्चों के साथ, तो आपने जो इतने समय में किस तरह की ऑब्जर्वेशंस देखे हैं कि बच्चे, ख़ास तौर से अगर हम देखें कि अगर हम 4 या 5 मोटे तौर पे डिफ़ाइन करें तो किन कॉमन समस्याओं के साथ आपके सामने आते हैं? जैसा मैंने आपको बताया, एज ग्रुप है, अगर मैं कहूँ कि 3 से 6-7 साल के बीच में जो मेरे पास में बच्चे आते हैं उनमें न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स कॉमनली देखने को मिलता है। आजकल ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस उसका बढ़ गया है। ऐसा इसीलिए भी है क्योंकि कोविड के बीच में बच्चों को स्टिमुलेशन, जो एक सोशल स्टिमुलेशन स्कूल या एक सोसाइटी में खेल रहे अपने बच्चों के बीच में मिलता था, वो नहीं मिल पाया। और वो पैंडमिक के क्वारंटाइन रूल्स और रेगुलेशन के कारण पेरेंट्स भी डर के अपने बच्चों को घर तक ही सीमित रखे और उस बीच स्क्रीन टाइम उनका बढ़ गया, तो जो भी उनका मॉडल है सीखने का वो स्क्रीन ही है। तो हमारे पास कई ऐसे केसेस भी आते हैं जहाँ बच्चे आपसे जिस तरह हम दोनों बात कर रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं, वो नहीं कर पाते, लेकिन वो आपको एक पोयम या राइम सुना सकते हैं ठीक उनके डोरेमोन या पिकाचू की आवाज़ में, तो या रोबोटिक वॉइस में, या जो जैसा हम वो कार्टून में देखते हैं। तो एक तो इस तरह के केसेस हमें देखने को मिलते हैं। दूसरा, जैसा मैंने बताया था, इमोशनल डिसऑर्डर, तो एक केस में एग्जाम्पल की तरह लेना चाहूँगी। हमारे पास में एक जॉइंट फैमिली से एक जो उनका यंगेस्ट सन था वो रेफ़र हुआ था, जिनकी आयु रही होगी लगभग 11-12 वर्ष की, और उस परिवार में 4-5 बहनें थीं, एल्डर सिस्टर्स, और पेरेंट्स की एज काफ़ी ज़्यादा थी, दे वर नियरिंग अराउंड 70। तो जो सबसे यंगेस्ट चाइल्ड था वो रिलेट नहीं कर पाता था अपने पेरेंटल फिगर्स से। जैसा हम कुछ देर पहले चर्चा भी कर रहे थे, उस ज़माने के पेरेंटल फिगर्स का मॉडल ऑफ पेरेंटिंग बहुत डिसिप्लिनिंग था तो और अथॉरिटेटिव था, और आज के ज़माने में वो पेरेंटिंग बहुत बदल चुकी है। तो वो बच्चा पैम्पर्ड था और अपने सिस्टर्स के क्लोज था, और उनके मैरिज के बाद उस बच्चे में बहुत सारे एडजस्टमेंट इश्यूज़ हुए, धीरे धीरे एकेडमिक डिक्लाइन था, और फिर सारे बिहेवियरल इश्यूज़ जैसे बात नहीं सुनना, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम यूज़ करना, या फूड हैबिट जंक करना, स्कूल उसका रूट कॉज क्या पाया आपने जब आपने डायग्नोस किया होगा? तो हमने तो बच्चे में एक्चुअली अटैचमेंट रिलेटेड इश्यूज़ पाए थे, एंड देयर वेर एक्चुअली डिप्रेशन के साइन भी थे। तो बच्चे अपना डिप्रेशन बता नहीं पाते, उनके लक्षण हम एडल्ट की तरह नहीं डायग्नोस कर पाते, तो या तो वो बिल्कुल ही अपने आप में सीमित हो जाते हैं या छिप जाते हैं, या फिर
ओवर्ट बिहेवियरल इश्यूज होते हैं जी। जैसे कि पूरी तरह से नकार देना, जो भी रूल सेटिंग थी, जो भी पारिवारिक नियम थे या स्कूल जाने का एक अपना एक नियम था, वो सब उसने रिफ्यूज़ कर दिया। मतलब डिफाइंड बिहेवियर हो गया। डिफाइंड बिहेवियर हो गया। तो वो तो ये मैं आपको फिर से थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ कि बहुत इंटरेस्टिंग केस आप बता रही हैं। इसमें जो आप रूट कॉज की मैं बात कर रहा हूँ, तो इस बच्चे में ऐसा क्या हुआ अचानक कि वो उसका बिहेवियर एकदम चेंज हुआ? जी, जब व्यक्ति वो बच्चे में जो हमारे 2-3 बार के इंटरव्यू में उसका असेसमेंट था, वो ये था कि वो बच्चा अपने मैटरनल फिगर एक्चुअली माँ को नहीं बल्कि अपनी एल्डर सिस्टर को मानता था, जस्ट इमीडिएट जो एल्डर सिस्टर थी उनको। तो क्योंकि उसको वो स्नेह मिलता था, वो गाइडेंस मिलता था और सपोर्ट मिलता था, जब वो फिगर दूर हो गया उससे, तो उसके जीवन में वो एक अवसाद का कारण तब बना, वो लॉस था उसके लिए, वो अटैचमेंट फिगर का। तो जो वो वर्बलाइज नहीं कर पा रहा था और वो कह भी नहीं सकता था, क्योंकि ये सामाजिक संरचना ऐसी है कि शादी उसका एक पार्ट है। तो जब हमारी चर्चा हुई फैमिली से, तो एक समाधान ये निकल के आया, वर्केबल सॉल्यूशन ये था कि ही विल लिव विथ दैट सिस्टर एंड दैट सिस्टर्स फैमिली डिड नॉट हैड अ प्रॉब्लम। तो वो तैयार थे इस चीज़ के लिए टिल हिज स्कूलिंग कुड गेट कंप्लीटेड। तो ये चीज़ें बच्चे ने आपको बताई डायग्नोसिस जब आपने काउंसलिंग की तब उस दौरान? ये बहुत डायरेक्ट नहीं था, ये सारा जो हम असेसमेंट करते हैं उसमें हिस्ट्री टेकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू होता है, और बच्चों के साथ एक टेबल चेयर का इंटरव्यू कर पाना बड़ा कठिन होता है। तो हम कुछ गेम्स करते हैं, या फिर हम जो अभिभावक होते हैं और अभिभावक के भी जो पैरेलल फिगर्स होते हैं, जैसे दादी, नानी, माँ, बहनें, जितने अधिक लोग होते हैं उतनी बेहतर हिस्ट्री बन पाती है, क्योंकि बच्चों को पालने में जैसा कहा जाता है कि एक गांव लगता है। तो इसीलिए हम हिस्ट्री भी बहुत सारे लोगों से लेते हैं, और उससे हमें ये पता चला था। तो दिस मतलब पार्ट्स और बिट्स और पीसेस में हमको ये इन्फॉर्मेशन मिली कि बच्चा एक्चुअली अपने गुड बिहेवियर पे रहता है जब वो अपनी दीदी के यहाँ आता है जी, लेकिन उसका पूरा व्यवहार विपरीत हो जाता है जब वो अपने माता पिता के साथ में रहता है। और ये लगभग उसका जो क्रोनोलॉजी ऑफ बिहेवियरल सिम्टम्स थे वो तभी शुरू हुए जब बहन चली गई। तो हमने फिर वो उस तरह से इसको कंसेप्चुलाइज किया था। जी, तो ये एक पार्ट हो गया कि मतलब ये दूसरा ये एक एग्जाम्पल था कि इमोशनल इश्यूज बच्चों में किस तरह से हो सकते हैं। और इसके अलावा और कौन कौन से इश्यूज आते हैं जो कॉमन हैं? हाँ, इन दिनों ये जो बच्चों में जो इंटरनेट यूज़ या एक पीयर प्रेशर का जो बढ़ रहा है चलन की देखा देखी में, एक दूसरे के साथ यदि उसके पास स्मार्ट वॉच है तो मेरे पास भी होना है, या एप्पल मोबाइल होना है, या उनका अपना खुद का यूट्यूब या इंस्टा चैनल है, तो उसके लिए एक कांस्टेंट प्रेशर है, नई रील, नया वीडियो, इवन लाइक्स के ऊपर भी शायद उनको प्रेशर होता है, सब्सक्राइबर और प्रैंक्स खेलना वगैरह। तो इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस हमारे पास में आया था। ये लगभग 14 वर्ष के एक किशोर थे जो कि एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे और एकेडमिकली भी एवरेज स्टूडेंट थे जी। और एक सक्षम वर्ग से आ रहे थे वो, और उनके अभिभावक हमारे पास इमरजेंसी में उस बच्चे को लेकर आए थे, ये कहते हुए कि ये बच्चा अपनी जान देने का प्रयास कर रहा है, घर से भाग रहा है और कभी अपने आप को बेल्ट से बांध लेता है, और या तो कभी झील में कूद जाऊंगा ऐसा धमकी देता है। तो हमने उसे कुछ दिन एडमिट करके भी रखा था, और उपचार करते वक्त उस बच्चे में हमने ये पाया कि उसको पहले से एक मानसिक रोग था जिसको हम OCD कहते हैं जी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। बट रिसेंटली जो ये सारे बिहेवियरल इश्यूज थे इसको लेकर के हम ठीक डिसऑर्डर पे नहीं पहुंच पाए, बल्कि वही एडोलेसेंट रिलेटेड जो कॉन्टेक्स्ट था वहाँ हमने उसको समझा। तो वो केस में जब हम डेप्थ में असेसमेंट की तो हमें पता चला कि उसका पेरेंटिंग स्टाइल ही ये रहा था। माता पिता दोनों ही वर्किंग थे, समय की थोड़ी कमी होती थी, तो उन्होंने ये जाना कि पहले बच्चे से दूसरे बच्चे का व्यवहार अलग था, टेम्परामेंट अलग था, कठिन था हैंडल करना छोटे बच्चे को जो आया था, और उन्होंने हमेशा पेरेंटिंग में एक ना एक रिवॉर्ड अटैच किया उसके साथ कि यदि उसको स्कूल भेजना है तो आज उसको चॉकलेट दे के भेजना है,
यदि उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ उसको बैठाना है तो उसको इसलिए ओरियो का पैकेट चाहिए होगा, या वो होमवर्क कर सके तो उसके पहले जो है वो ये चिप्स का पैकेट खाएगा। तो बहुत ही बचपन से उसकी पेरेंटिंग के स्टाइल में हमेशा उसको एक रिवॉर्ड अटैच करके दिया जाता था ट्रिवियल चीज़ों के लिए भी, और वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो हैबिट में जी हाँ कन्वर्ट हो गया होगा। तो कैमरा, तो फिर मोबाइल्स, और फिर वो धीरे धीरे डिमांडिंग बिहेवियर का कोई एंड ही नहीं तो था। मतलब वो ओरियो के और बिस्किट से, चिप्स से लेकर के उसकी डिमांड्स फिर वो फर्दर ग्रो करना शुरू हुई होंगी, तो उनको स्मार्टफोन भी चाहिए और अदर गैजेट्स भी चाहिए और महंगे इक्विपमेंट्स और खिलौने भी चाहिए। जी। तो ऐसे केसेस में हम पेरेंट्स को ब्लेम नहीं करते, बट कई बार वो भी परेशान हो जाते हैं ये समझने के लिए कि वो कैसे हैंडल करें। तो हमारे क्लिनिक में स्पेशल एजुकेटर हैं, वो पेरेंट मैनेजमेंट ट्रेनिंग भी करती हैं जी। तो सिर्फ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स ही नहीं, बल्कि जो किशोर अवस्था में पाए जाने वाले इमोशनल बिहेवियरल इश्यूज़ हैं जी, उनको लेके भी पेरेंट्स को कैसे मैनेज करना है, किस तरह की टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, और कई बार पेरेंट्स खुद ही बहुत सफ़र कर रहे होते हैं। मैं तो उसी वो पर भी आने explain वाला करना। था कि बच्चों को लेकर के केवल बच्चे ही ब्लेम करने के लिए नहीं है, मतलब पेरेंटिंग में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई इश्यूज हैं जी। जो अगर सॉर्ट आउट होते हैं तो आई होप कि चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे, किस तरह से पेरेंटिंग उनको करना चाहिए ताकि इस तरह के इश्यूज कम से कम आए या ना आए। वैसे तो मेरी बात को पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह ही लेना चाहिए, क्योंकि मैं खुद अभी अभिभावक नहीं हूँ, तो मैं ठीक ये नहीं समझ सकती कि ये कितना चैलेंजिंग टास्क है, परंतु जितना भी मेरा इस क्लिनिक के माध्यम से एक्सपीरियंस बना है, मुझे ऐसा लगता है कि आज के माता पिता बहुत इन्फॉर्म्ड माता पिता हैं। अधिकतर माता पिता अपने बच्चों का बेस्ट इंटरेस्ट ही देख रहे हैं और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी उनका एम्फेसिस है, लेकिन इस सोशल वर्ल्ड या जो सोशल प्रेशर वर्ल्ड जो बच्चों पर जो प्रेशर बन रहा है, वही प्रेशर कहीं ना कहीं माता पिता पे भी है कि बच्चा जो है वो बहुत अच्छा करे या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करे या वो फलाना ढिमका पोस्ट पे पहुँचे या इस MNC से जुड़ जाए या उसका पैकेज इतना हो और उसकी शादी हो तो फिर वो इस तरह के पार्टनर के साथ में हो। तो कहीं ना कहीं हम अपने अधूरे सपनों का बोझ बच्चों पे भी डाल देते हैं। मतलब टू मच एक्सपेक्टेशन या कई बार जस्टिफाइड एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं कि उस लेवल तक अचीव करे चाहे वो बच्चे में वो कॉम्पिटेंस है या नहीं है। हाँ, कॉम्पिटेंस है या नहीं है, दूसरा उस बच्चे का अपना विवेक डेवलप करने देने का मौका भी थोड़ा कम वो क्या है। चाहता है। जी हाँ, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी और वो अपने आप को किस तरह से आगे ले जाना चाहता है, और हर बच्चा एक सा नहीं होता है, ये तो हम जानते ही हैं जी। तो और एजुकेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ बेटर करियर एंड सक्सेस इन लाइफ भी नहीं है, और फिर सक्सेस की डेफिनेशन भी सबकी बहुत अलग होती है। तो वो प्रेशर कम महसूस करे आपका बच्चा, इसकी जवाबदारी कहीं ना कहीं अभिभावकों की है। और काम काजी अभिभावकों के लिए एक संदेश ज़रूर है कि आपके क्वालिटी टाइम का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो भले ही बहुत व्यस्त जीवन हो आपका, अपने बच्चों के लिए खास करके वो जो फॉर्मेटिव इयर्स हैं उनके उसमें वो समय दे पाने का मौका इक्वली, नॉट ओनली फॉर मदर बट ऑल्सो फॉर फादर, एंड व्हेन इट इज़ नॉट पॉसिबल तो फिर कंसिडरिंग अ जॉइंट फैमिली सेटअप, या कई बार अगर वो पॉसिबल नहीं है तो एक सोसाइटी में रहना। तो ये सारी जो एक आपके कल्चरल प्रैक्टिसेस में थे, हमारे सोसाइटी में बहुत बढ़िया प्रावधान ऑलरेडी बने हुए हैं, उसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। न्यूक्लियर फैमिली हो गई हैं तो उससे बहुत सारी चैलेंजेस आए हैं। हाँ, ये कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट है पेरेंट्स के लिए मैनेज कर पाना, स्पेशली वर्किंग पेरेंट्स के लिए जी। तो वो उनको ज़रिए खोजने पड़ेंगे पेरेंट्स को। अच्छा, चलते चलते आपसे मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, क्योंकि आप डायग्नोसिस करती हैं
तो क्या पेरेंट्स भी अपने बच्चों में कोई डायग्नोसिस जैसी चीज़ कर सकते हैं, कोई ऐसे आप चेंजेस अगर बच्चे में आ रहे हैं वो आप अगर सजेस्ट कर सकें ताकि वो टाइमली आपके पास आ सकें? जी। तो क्या ऑब्जर्वेशंस पेरेंट्स के होने चाहिए? जी, तो जैसे बहुत छोटे बच्चों के जो अभिभावक हैं वो अपने पीडियाट्रिशियन के पास तो जाते ही होंगे, चाहे वो वैक्सीनेशन हो या रेगुलर चेकअप्स के लिए हों। तो जब वो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स नहीं अचीव कर पा रहे, मतलब फॉर एग्जांपल अगर 3 साल का बच्चा है और उसे 3 से 4 शब्दों वाला एक वाक्य बोल लेना चाहिए, उसका विकास उतना हो जाना चाहिए, पर वो नहीं बोल रहा है या बिल्कुल चुप है, आँखों में आँख डाल के नहीं मिला पाता है या रिएक्ट नहीं करता है आपके वर्बल क्यूज़ को, जेस्चर्स से रिस्पॉन्ड करता है, तो एक कंसल्टेशन की नीड बनती है। ठीक इसी प्रकार अगर स्कूल में कंसेप्ट फॉर्मेशन में दिक्कत आ रही है तो भी पेरेंट्स हमारे पास रीच आउट कर सकते हैं। टीचर्स रिपोर्ट या स्कूल रिपोर्ट भी कई बार माध्यम बनती हैं। एकेडमिक डिक्लाइन एक बहुत कॉमन कारण है। इसके अलावा बच्चे में किसी भी प्रकार का बदलाव, उसके यदि आपका बच्चा बहुत चीयरफुल बच्चा है, एक जॉयफुल बच्चा है और कुछ दिनों से शांत है, इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, अपनी इंटरेस्ट की एक्टिविटीज़ नहीं कर रहा है, या बहुत ज़्यादा एग्रेशन है, इरिटेबिलिटी है, या कई बार बच्चों में कुछ ऐसी बात भी होती है जहाँ वो कुछ चीज़ें पहले कर लेते थे अब नहीं कर पाते हैं। इस तरह के सभी कारणों से पेरेंट्स हमारे पास रीच आउट कर सकते हैं एंड हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम बेहतर मार्गदर्शन कर सकें और आप सभी की मदद कर सकें। जी, थैंक यू सो मच। और दर्शकों, जैसा कि आज हमने बहुत महत्वपूर्ण विषय को उठाया और पेरेंटिंग से जुड़ा हुआ ही ये विषय है और इसमें बच्चों को किस तरह से प्रॉपर गाइडेंस मिल सकता है और किस तरह से पेरेंट्स बच्चों के साथ जुड़ करके और उनको क्वालिटी टाइम दे करके उनकी समस्याओं को जान करके कैसे उनको मेंटल और आपके साइकोलॉजिकल और इस तरह के जो इश्यूज़ हैं उनसे बचा सकते हैं और उनकी प्रॉपर ग्रोथ में हेल्प कर सकते हैं। इसके लिए डॉक्टर ज्योत्सना ने आज हमें बहुत महत्वपूर्ण टिप्स दिए। आशा करता हूँ आपको भी पसंद आए होंगे। आपके अगर कोई पेरेंटिंग को लेकर के या बच्चों की जो मानसिक, व्यवहारात्मक और इस तरह की जो समस्याएं को लेकर के अगर कोई प्रश्न हो तो आप हमें इनबॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। जब हम अगली बार डॉक्टर ज्योत्सना से मिलेंगे तो आपके प्रश्नों के उत्तर लेने की कोशिश करेंगे। आज का एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।